नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं देश की बात। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह कहा है कि किसानों का सिर फोड़ देने की बात कहने वाले एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी। करनाल में कल किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें कई किसान घायल हो गए थे और किसानों की तस्वीरें सामने आई थी जिसमें खून से लथपथ नजर आ रहे थे। वहां के एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पुलिस वालों को किसानों का सर फोड़ देने का फरमान सुना रहे हैं। इस वायरल वीडियो के बाद वहां के हालात और बिगड़े हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बयान इस पर अलग अलग हैं। ये ताऊ महेंद्र सिंह को ये कट मारा पुलिस ने बस्ताड़ा टोल टैक्स पे, पता नहीं इसका 2018 बैच के एक आईएएस अफसर का वीडियो वायरल हुआ है। जो बातें कही गई है और बाद में भी शायद कोई क्लैरिफिकेशन आई कि 2 दिन से नहीं सो पाए, वो शायद ये नहीं जानते कि किसान भी 365 दिन में से 200 रातें नहीं सोते। जब उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब भी उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है जिसके अंदर उनको इंटीग्रिटी और अपने एक्शंस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। जरूर कार्रवाई होगी। और एसडीएम का क्या कहना था? एसडीएम ने क्या फरमान दिया था जिसमें साफ आदेश सुनाई दे रहे थे कि किसानों का सर फोड़ दिया जाए? ये बयान आपको सुनाते हैं। जो भी हो, जहां से इससे कोई भी रहना हुआ, किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर फोड़ देता हूँ। सर मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ। कितने लग मारना, कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है आपको? ठीक है, कर लो। यहाँ पे याद एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर क्लियर ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, क्लियर है ना आपको? जब ये वीडियो वायरल हो गया उसके बाद एसडीएम ने भी अपनी तरफ से सफाई दी है। जी, एज पर सीआरपीसी जो भी स्टेप्स लिए गए होंगे एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज किया होगा। जैसे मैंने बताया, स्टोन पेल्टिंग का इशू था। जब स्टोन आएगा और स्टोन होंगे और डैमेज होंगे तो कहीं पे उसका रिस्पांस प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा। ऑल्दो वो ब्रीफिंग का पार्ट था प्रोपोर्शनेटली कि पहले वाटर कैनन ये वाला थिंग है, और बाकी मैं चेक करके फिर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू। कल भी आपने देखा होगा किस तरह से यहां के अधिकारी ऑर्डर दे रहे हैं कि लाठी पैरों में नहीं, सिर फूटना चाहिए। तो ये तो अधिकारी, इनकी तो जांच होनी चाहिए कि कहां से हैं। ये हमको खालिस्तानी कहते हैं, हमको पाकिस्तानी कहोगे तो हम इनको कहेंगे कि सरकारी तालिबानों का देश में कब्जा हो चुका है। ये सरकारी तालिबानी है। इनकी पोस्टिंग यहां नहीं, हरियाणा में नहीं, इनकी पोस्टिंग नक्सल के क्षेत्र में होनी चाहिए इनकी वहां पे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी खट्टर सरकार को इस मामले पे घेरा है। ये बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए और वही निकलेगा, उसी से निकलेगा। लाठी या दबाव में या लाठी चलाने से दबाने आवाज नहीं दबती हैं। एक अधिकारी पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन देगा था, वहां तो पुलिस, वो तो काम थानेदार का या डीएसपी का या एसपी का है। किसी अफसर को इस तरह पुलिस को इंस्ट्रक्शन देने का कोई अधिकार नहीं है। ये सब बातें, इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी थे, मैं जानता नहीं वो ऑफिसर कौन थे, लेकिन अनबिकमिंग ऑफ ऑफिसर। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मनोहर लाल खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। सत्यपाल मलिक ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसानों से माफी मांगने को कहा है और कहा कि बिना उनके इशारे के इतना कुछ नहीं हो सकता। यही रवैया रहा तो ऐसे लोग पार्टी को मटियामेट कर देंगे। मलिक साहब, आपने ये वीडियो देखा एसडीएम आयुष सिन्हा का, जिसमें वो किसानों को ये कह रहे हैं पुलिस वालों से कि किसानों का सर फोड़ दीजिए, इतनी लाठियां मारिए। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं बहुत व्यथित हूं इसको देख के, और मेरा ये कहना है कि ये अफसर 1 मिनट भी नौकरी में रहने के लायक नहीं है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी, और अगर नहीं हुई है तो
उसका मैं ये नतीजा निकालता हूं कि ये अपने जो ऊपर के लोग हैं उनकी शय से या उनके कहने से इसको कर रहा था। मैं खट्टर साहब बुजुर्ग हैं, उनका आदर भी करता हूं, वो मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस महाभारत को ना छेड़ें। इस वक्त कोई चुनाव नहीं है, कोई पार्टी के प्रचार की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के उन सेंसिटिव एरियाज में अपनी मीटिंग रख रहे हैं। जींद है, करनाल है, रोहतक है, जहां उनको पता है कि ये रिएक्शन होगा और वो चाहते हैं कि ये चीज बढ़े और एक तरह से वो केंद्रीय नेतृत्व को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं केंद्र के नेताओं से जब मिला हूं, मैंने हाथ जोड़ के यही प्रार्थना की है कि दो ही काम मत करना, एक तो इनको खाली हाथ मत भेजना किसानों को, दूसरे इन पे बल प्रयोग मत करना, क्योंकि जिस दिन आप इन पे बल प्रयोग करना शुरू कर दोगे तो उसका फिर कोई अंत नहीं है। सर किसान का ही नहीं फूटता है, सर एसडीएम का भी फूट जाएगा किसी दिन, उसके और ऊपर के लोगों का भी फूट जाएगा। लिहाजा इमीडिएट एक्शन करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को उसके खिलाफ और किसानों से क्षमा याचना करनी चाहिए। मलिक साहब, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, चूंकि आप खुद मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, इतना लंबा आपका राजनीतिक इतिहास रहा है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तो सरकार का प्रतिनिधि होता है मौके पर, और जाहिर सी बात है कि जब तक सरकार ऊपर से आदेश नहीं देगी तब तक कोई भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट ये आदेश नहीं दे सकता है कि आप लाठी मार के सर फोड़ दीजिए, और ये लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। क्या आप अपने पुलिस वालों को क्या आदेश दे सकते हैं कि आप किसानों के सर फोड़ दीजिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि ये सरकार किसानों की हित की सरकार है, और ऐसे में जब ये तमाम चीजें, तस्वीरें आप देखते हैं, मलिक साहब आपकी भी पृष्ठभूमि किसानों की रही है, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, किसान के बेटे हैं, और उन किसानों का जब खून दिख रहा है तस्वीरों में, सर फट गए हैं किसानों के, तो आपको लगता नहीं है कि एसडीएम खाली अपने दम पर आदेश नहीं दे सकता है, इसमें शायद खट्टर सरकार के गृह मंत्री या दूसरे अधिकारी भी शामिल होंगे? देखिए, मैं ये मानता हूं कि अभी तक दिल्ली में प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर ने कहीं भी बल प्रयोग नहीं किया है। सिर्फ ये हरियाणा में खट्टर साहब इस कन्फ्रंटेशन को बढ़ाना चाहते हैं और बिना उनके इशारे के ये काम नहीं हुआ होगा, और अगर वो अपने को निरपराध मानते हैं तो फौरन इस अफसर के खिलाफ एक्शन लिए, नौकरी में रहने के लायक नहीं है। और मैं फिर आपको ये आपके जरिए ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये लोग जो सरकारें चला रहे हैं, चाहे यहाँ या दिल्ली में, ये इन इलाकों का मिजाज नहीं समझते हैं। अगर एक बार ये लड़ाई शुरू हो गई तो कोई पता नहीं है कितनी दूर तक जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, योगी जी ने भी किसानों के जो गन्ने के रेट है 5 रुपए बढ़ाए हैं, पेमेंट की जा रही है। आपको लगता नहीं ऐसे जब चीजें होती हैं, जब इस तरीके के आदेश, इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार के अच्छे काम भी होते हैं वो बराबर हो जाते हैं? क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है किसानों के बीच सरकार की साख को बेहतर करना, क्योंकि 9 महीने हो गए हैं, किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर अब भी जमे हुए हैं। उन्होंने ठंड झेली है, दिल्ली की गर्मी झेली है, बरसात झेली है, और अब तो लाठियां भी झेल रहे हैं। मलिक साहब, देखिए साहब, 600 किसान मर चुके हैं, एक सिंपैथी का शब्द नहीं आया सरकारों की तरफ से, और इसका लोगों में कितना गुस्सा है अंदाज नहीं है। मुझे अंदाज है, चूंकि वेस्टर्न यूपी के किसी भी गांव में बीजेपी का कोई नाम निहाद नेता घुस नहीं सकता है। यही है हालत हरियाणा की है, ऑलमोस्ट आधे राजस्थान की भी यही हालत है, पर पंजाब में आप हैं ही नहीं, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आपका सब कुछ मटिया मेट हो जाए? तो जो इस कन्फ्रंटेशन को बढ़ा रहा है वो इस सरकार का दुश्मन है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या वो एसडीएम। आपको नुकसान हो सकता है इन बयानों का? मैं जब ये बोलता हूं तो हिसाब लगा के नहीं बोलता, दिल से बोलता हूं, और ये मान के बोलता हूं कि कल को मैं गवर्नर नहीं रहूंगा। मेरी कोई दिलचस्पी गवर्नरशिप में नहीं है। मैं अपने लोगों के साथ हूं और उनके साथ रहूंगा, चाहे उनके जो नतीजे हों।
महाराष्ट्र सरकार ने जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दही हांडी के त्योहार को नहीं मनाने का निर्णय किया है, वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी इस फैसले का विरोध कर रही है। इस बीच दही हांडी मंडल के लोगों का कहना है कि जब सरकार खुद नियमों का पालन नहीं करती है तो वो उन्हें करने के लिए कैसे कह सकती है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रात 9 बजे के बाद कुछ इस तरह से ये लोग दही हांडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुंबई के प्रसिद्ध जय जवान दही हांडी मंडल के साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं जो शहर के अलग अलग कोनों में रहते हैं। अधिकांश गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और दिन भर का काम निपटाने के बाद दही हांडी की प्रैक्टिस करते हैं। जय जवान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। दही हांडी से मिलने वाली इनाम राशि से ये संगठन कुछ लोगों की पढ़ाई में मदद के साथ ही सामाजिक काम भी करते थे, लेकिन 2 सालों से ये नहीं हो पा रहा है। हांडी होने के बाद जितना धन आता है, जितना राशि आता है, उसमें हमने एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर और सोशल एक्टिविटी, इन 4 के ऊपर हम काम करते हैं। यानी हांडी होने के बाद हम क्या क्या करते हैं, तो रेगुलर हमारा जो है, हमारे हांडी में जितने छोटे बच्चे लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनका हमने एजुकेशन का खर्चा करते हैं। हमने मंडल के द्वारा से जितने भी विभाग में जितने गरीब बच्चे लोग हैं उनके लिए हम फ्री नोटबुक, फ्री बैग्स वगैरह उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। पहले ये सब हो जाता था, पर अभी लास्ट टाइम से हांडी नहीं हो रही है। पिछले 2 सालों से दही हांडी का त्योहार कोरोना के चलते नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी जरूरी एहतियात बरत रहे हैं। हाल ही में शिवसेना की ओर से नारायण राणे के घर के बाहर हुए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए इनकी दलील है कि जो सरकार हमें नसीहत दे रही है, क्या वो खुद नियमों का पालन कर रही है। जैसे वो इंटर होता है उसको पहले मास्क दिया जाता है, उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, और हम लोग के चारों साइड में जिधर से प्लेयर आते हैं उनका सैनिटाइजर मशीन रखा है, तो सैनिटाइजर होता है पहले, उसके बाद ही प्लेयर ग्राउंड में आता है। इन लोग का रैली चलता है, इन लोग का सब बाकी त्यौहार ये सब उद्घाटन ये सब चलता है, लेकिन सिर्फ दही हांडी के लिए ये सब क्यों चाहिए? दही हांडी के लिए सिर्फ आप कोरोना का सोच रहे हैं तो बाकी सब चीज़ों के भी लिए सोचो ना। राज्य में अब ये मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है। सरकार ने जहां लोगों से इस त्योहार को न मनाने के लिए कहा है, वहीं बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कहना है कि वो इस त्योहार को जरूर मनाएंगे। हिंदू विरोधी कोई भी फैसला हम महाराष्ट्र सरकार का नहीं सुनेंगे। भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम धूमधाम से मनाएंगे। जरूर सरकार कोई नियम बना सकती है कोविड को लेकर, हम उन नियमों का पालन करेंगे। जो भी मानक है उनका पालन करते हुए हम हमारे भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव धूमधाम के साथ मनाएंगे। सरकार का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दही हांडी का त्योहार नहीं मनाया जाना चाहिए। ये बात सही भी है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब सरकार में शामिल लोग खुद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये उनको गंभीरता से क्यों लें। कई जगहों पर राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, कई जगहों पर दूसरे नेताओं के घरों के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार वाकई चाहती है कि लोग नियमों का पालन करें तो उन्हें खुद एक मिसाल कायम करना चाहिए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मुस्लिम शख्स की पिटाई का मामला सामने आया है और इस बार उज्जैन से 70 किलोमीटर दूर सेकलीम ने एक मुस्लिम कबाड़ी वाले से कुछ लोगों ने जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। इसके साथ ही उसे गांव में घुसने न देने की धमकी भी दी। घटना का वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और दोनों आरोपी को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। आज वो 2 लड़के उनको वहाँ सेकली गांव में मिले और बोले कि तू यहाँ धंधा नहीं करेगा, तू यहाँ से भाग। उसके बाद उसका कबाड़ा जो कुछ थोड़ा बहुत था वो गाड़ी में से गिरा दिया। और जब ये चाचा जो है अब्दुल रशीद ये वहाँ से गांव से निकला तो इन लोगों ने पिपलिया धूमा फंटा है ये, वहाँ उसको मोड़ पे रोक लिया पीछे से आके, और वहाँ एक दुकान के सामने खड़े होकर के
और उसको हाथ पकड़ के जबरदस्ती झूमा झटकी करते हुए उससे जय श्री राम का नारा लगवाया। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में चोरी के शक में भीड़ ने एक आदिवासी युवक को पीट कर मार डाला। आरोपियों ने मृतक कन्हैया को बुरी तरह से पीटने के अलावा उसे एक पिकअप वाहन से बांधकर लंबे दूरी तक घसीटा भी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 8 आरोपियों की पहचान की है, 4 को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक गांव में शनिवार देर रात गैर कानूनी ढंग से वैक्सीन लगाने का कवरेज करने गए पत्रकारों पर गांव वालों ने हमला कर दिया। इस मामले में फर्जी वैक्सीनेशन करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना बाराबंकी के मानपुर डहुआ गांव की है। यहां देर रात गांव वालों की भीड़ जमाकर उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही थी। स्थानीय पत्रकारों को जब यह खबर मिली तो वो वहां इसका कवरेज करने पहुंचे, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। कई पत्रकारों के साथ मारपीट की गई और उनके मोबाइल तोड़ दिए गए। पुलिस को मीडिया बंधुओं के द्वारा रात में जानकारी दी गई कि वहाँ मानपुर गांव थाना जैतपुर में कुछ लोग हैं जो वैक्सीन लगा रहे हैं, जो अधिकृत नहीं है और अनावश्यक रूप से कहीं से ला करके वो यहाँ पे वैक्सीन लगा रहे हैं। तो मीडिया बंधु वहाँ कैवरेज में गए थे, उन्होंने सूचना दी और उसके बाद तत्काल पुलिस बल को वहाँ रवाना किया गया। मीडिया बंधुओं के साथ जो अवस्था की गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 18 लोग को नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ, इसमें अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी की जा रही है, दबिश दी जा रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आश्चर्यजनक भी है, इस तरह की एक घटना पहले हुई थी और हम लोगों ने तुरंत ही जो है वो जो इन्वॉल्व थे उनको जेल भिजवा दिया था। जहाँ तक इसकी बात है, इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए हमारे एसीएमओ प्रशासन डॉक्टर KNN त्रिपाठी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर राजीव सिंह और संबंधित CST के अधीक्षक डॉक्टर सुनील जायसवाल, तीनों लोगों को तत्काल भेजा गया है। ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के आते हैं, विस्तृत जानकारी उसके बाद देंगे। लेकिन घटना जहाँ तक आपकी जानकारी है और हमें भी प्रशासन ने बताया गया। पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हुई हिंसा की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने नादिया जिले में बीजेपी कार्यकर्ता धर्मा मंडल पर हुए कथित हमले के केस में विजय घोष और आसिमा घोष नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में 21 केस दर्ज किए हैं। कल 15 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। आपको बता दें कि इस साल मई में चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में कई जगह पर हिंसा हुई थी। देश में कई जगहों पर कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन केरल में बड़ी संख्या में केस दर्ज किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज हुए हैं। कल भी राज्य में 31,000 से अधिक केस दर्ज किए गए, जो पूरे देश में दर्ज मामलों के 70% से अधिक हैं। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केरल सरकार ने समीक्षा बैठक की है, जिसमें कल यानी सोमवार से रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। ये भी फैसला किया गया है कि जिन जगहों पर संक्रमण 7% से ज्यादा होगा वहां पे ट्रिपल लॉकडाउन लगाया जाएगा। वाहनों में इस्तेमाल होने वाली CNG और घरों की रसोई तक पहुंचने वाली PNG की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। आज से दिल्ली NCR में CNG 90 पैसे प्रति किलो के हिसाब से महंगी हो गई, जबकि PNG के दाम में करीब 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी कीमतों के बाद दिल्ली में CNG की नई कीमत 45 रुपए 20 पैसे हो गई है, जबकि गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब प्रति किलो 50 रुपए 90 पैसे मिलेगी। इसी तरह दिल्ली में PNG की नई कीमत 30 रुपए 91 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ये अब 30 रुपए 86 पैसे प्रति किलोग्राम के रेट से मिलेगी। नई कीमतें आज सुबह से लागू हो गई।
टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को आज 3 पदक मिले हैं। टेबल टेनिस प्लेयर भावना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता है। निशात कुमार को हाई जंप में सिल्वर मेडल मिला है। विनोद कुमार को डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और भावना ने जीत के बाद एनडीटीवी से बात की है और कहा है कि वो अपना मेडल सचिन तेंदुलकर को दिखाना चाहती हैं। उनकी वो बड़ी फैन रही हैं। साथ ही भावना ने कहा कि मैंने अपना 100% दिया और मैं मैच के दौरान भी मेडिटेशन करती हूं, वही मेरी ताकत है। हमारे साथ भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीता है पैरालंपिक गेम्स में। दीपा मलिक के नाम था ये पहले, और गुजरात की पहली एथलीट है ओलंपिक या पैरालंपिक मिलाकर। भाविना, आपने ये इतना बड़ा कारनामा किया और टूर्नामेंट में आपका सफर कमाल का रहा। पहला मैच आप चाइनीज से हारे, उसके बाद लगातार वर्ल्ड बीटर्स को आपने हराया, वर्ल्ड चैंपियन को हराया, ओलंपिक मेडलिस्ट को हराया। ये सफर बताइए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा एज अ प्लेयर? बहुत टफ लगा ये हमें। हाँ, टफ तो बहुत रहा, लेकिन मेरे अंदर एक ही चीज थी। जब मैं आई यहाँ पर तो मेरे दिल और दिमाग में एक ही चीज थी कि मुझे कोई भी टूर्नामेंट्स आए, मुझे अपना 100% देना है। क्योंकि जब हमेशा से मैं एक ही चीज मानती हूँ कि जब 100% देते हैं तो उसमें हार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो बस मैंने अपने आप को फोकस्ड किया है और अपना 100% दिया है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। भाविना, मैंने एक चीज गौर की आपने, जैसे पिछले मैच में आपको देखा, आप बीच में चैंटिंग भी कर रही थी, मंत्र कुछ कर रही थी, पहला हार गई, और आपका फोकस भी गजब है और आप मेडिटेशन भी कर रही थी। यस, और वही मेरी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। क्या करती हैं उस दौरान, क्या करती हैं? जैसे पहला मैच हार गई तो मैं पूरे वर्ल्ड से पॉजिटिव एनर्जी लेने की कोशिश करती हूँ कि मुझे सारी ही एनर्जी मिले, और जिसकी वजह से मैं फोकस्ड रहूँ, मैं कॉन्फिडेंट रहूँ, और मेरे दिमाग में कोई फालतू कोई थॉट्स ना आए, और मैं उस टाइम पॉजिटिव रहूँ। आप ग्रिट और जो फोकस है उसका अल्टीमेट एग्जांपल है। मुझे देख के आपको लग रहा था, आप जिस तरह से चाइनीज खिलाड़ी ने आपको पिछले मैच में आपको पहले गेम में हराया था, उसके बाद जिस तरीके से आपने कमबैक की, उनको बॉडी पर खिला रही थी, उनको मैच के लिए सेटअप कर रही थी आप हर एक पॉइंट के लिए। ये कमाल का आपका गेम लगा। आपके पिताजी से भी बात हो रही थी, हसमुख भाई साहब से, और वो उनको थोड़ी सी उनका मलाल जरूर है कि शुरुआत में आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं रहा या किसी कॉर्पोरेट ने आपको सपोर्ट नहीं किया। आपको पिताजी को बड़ी तकलीफ है। हाँ जी, वो जब शुरुआत की बात थी तो थोड़ा प्रॉब्लम्स था, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को भी मैं एक पॉजिटिव वे में देखती हूँ, क्योंकि अगर वो सारी प्रॉब्लम्स ना आती तो मुझे हार्डवर्क करने की जो लगन है वो नहीं मिलती। तो मेरे लिए वो स्ट्रगल भी मैंने उसको भी अपनी एक स्ट्रेंथ बनाया था। और मैं जहां तक सोचती हूँ तो जैसे ही मैं क्वालिफाई हुई तो मुझे सबने ही सपोर्ट किया है। पीसीआई, साई, ओजीक्यू, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, सभी ने ही मुझे, और मेरे कोच सर और मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सभी ने मुझे सपोर्ट किया है। तो मेरे लिए ये सारी बातें एक अच्छी है, और उनके ब्लेसिंग से और उनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। बहुत बड़ी बात है, आप सकारात्मक बातें कर रहे हैं। और सबसे जो इस टूर्नामेंट का सफर नहीं, अगर जिंदगी के सफर की बात करें आपके ओवरऑल यहाँ तक पहुंचने की, इससे पहले आपने कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट इस तरह का नहीं जीता था, और लोग आपसे इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि यहाँ तक आप पहुंचेंगी। ओवरऑल आपके लिए अब तक सबसे बड़ा संघर्ष क्या साबित हुआ? सबसे बड़ा संघर्ष तो मेरे लिए यही था कि फाइनेंशियली इशू मुझे बहुत आए मेरी लाइफ में, कि जिसकी वजह से कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं टूर्नामेंट्स के लिए जा भी नहीं पाती थी। तो मैं बस यही है कि मैं उसको भी मैं एक पॉजिटिव वे में देखती हूँ कि अगर वो उस टाइम भी मुझे प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती तो मैं इतना एफर्ट नहीं डालती। तो वो भी चीज मेरे लिए एक पॉजिटिव वे ही है। आप चीजों को काफी सकारात्मक तरीके से लेते हैं। अब इस गेम को आपको काफी पैसे भी मिलेंगे। जो स्कीम है, गुजरात की आप पहली एथलीट है जिन्होंने ओलंपिक के स्तर पर मेडल जीता है। अब आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे इस गेम को ओवरऑल?
ऑफ कोर्स मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी मैं घर जाके ही मेरी जो अभी जिसकी वजह से मेरा गोल्ड मेडल मिस हुआ है उसकी प्रिपरेशन मैं स्टार्ट कर दूंगी। और जो नेक्स्ट मैचेस आने वाली है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ है, तो उसमें मैं इसे भी अच्छा परफॉर्मेंस देके अपनी ये कमी को पूरा करना चाहूंगी। चलिए, आप कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? वहां कैसे सेलिब्रेट करेंगी? घर पे क्या प्लान है? बस अभी तो फिलहाल मैं कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आप सबने पकड़ के रखा है। तो बस यही है कि मुझे थोड़ा सोचने के लिए टाइम मिल जाए, क्योंकि मुझे कुछ करने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही इतना मुझे मतलब वो कर रहे हैं कि वो ही इतना मतलब हैप्पी है। उनको देख के ही मैं मतलब सबको इतना खुश देख के ही मैं बहुत खुश हो रही हूँ। चलिए, आपने बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है और आप ये सिलसिला जो आपकी कामयाबी का सिलसिला जारी रहे, हम और आपके फैंस जरूर ये दुआएं करेंगे। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया भाविना। थैंक यू सो मच।